नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश नाजवानी। आप देख रहे हैं आगाज की आवाज़। आप हैं श्री दीपक सिंह भाकर और इनकी शिक्षा के बारे में बता दूं, MBBS हैं, साथ में MD हैं और इसके अलावा अजमेर का आप श्री का जन्म है। और साथ ही आपको बता दूं कि बहुत सारी लाइबिलिटीज़ के साथ में विदेशों में भ्रमण किए हुए हैं। तो आज बेहद खुश हूँ मैं कि इनसे आज मुखातिब हुआ हूँ। सबसे पहले मैं दीपक जी से जानना चाहूँगा कि आप श्री की जो शिक्षा रही है, जो शिक्षा आपकी कहाँ से रही है और कहाँ तक जैसे आपका सफ़र रहा और उसमें किस किस तरह की बाधाएं आई और क्या क्या आगे आपने मानसिकता बनाई आगे बढ़ने के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक सिंह भाकर। मेरा जन्म, मेरा पालन पोषण, मेरी शिक्षा दीक्षा, मेरा कार्य क्षेत्र सब कुछ इस अजमेर शहर की पावन भूमि से हुआ है। मैंने सेंट एस्लम स्कूल से पढ़ाई की, उसके बाद मैंने JLN मेडिकल कॉलेज से MBBS और उसके आगे की पढ़ाई की। इसके बाद मैं गांव सेंधरिया में मैंने 3 वर्ष तक कार्य किया ताकि मुझे एक ग्रामीण परिवेश की भी थोड़ी जानकारी रह सके और मैं लोगों के बीच जाकर उनकी कुछ सेवा कर सकूं। इसके बाद मैंने अजमेर शहर में आया, मैंने JLN मेडिकल कॉलेज में भी आगे काम किया और कोरोना काल में भी उसके बाद मैंने इतना काम किया कि हमने एक ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड की जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके घर के अंदर जाकर के कोरोना काल में मदद कर सकें। और करीबन 10-15 हज़ार लोगों का हमारे पास एक डेटा था जिसमें हमने उन लोगों को घर रहते हुए कोरोना काल में एक मदद की। मेरी शिक्षा जो हुई एस्लम के बाद, उसके बाद मैंने जब JLN में काम किया, एक लंबा मेरा अनुभव रहा पिछले 50 वर्षों के अंदर का जो अनुभव है, जिसमें मेरे पास एक लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा, मेरे पास शिक्षा का अनुभव रहा, मेरे पास एक राजनीतिक अनुभव भी रहा। मैंने भारतीय जनता पार्टी के जिले स्तर पे काम किया जब मैं जिले का प्रवक्ता रहा और पार्टी के पक्ष को विभिन्न चैनलों और न्यूज़पेपर के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। यही काम मैंने प्रदेश स्तर पे भी किया जब पार्टी की रीति नीतियों को जनता के समक्ष रखा और जब भी कहीं बात हुई तो पार्टी का पक्ष मजबूती से रखा ताकि जनता को ये लगे कि हाँ, एक व्यक्ति ऐसा भी है जिन्होंने पार्टी का पक्ष रखा और लोगों ने उस बात पे मुझे विश्वास दिया, मान सम्मान, आदर और प्यार दिया। राजनीति में जो आपका आगमन था लगभग शिक्षा के बाद में और अभी तक का जो आपका जीवन है उसमें लगभग कितना समय जो है आप अभी राजनीति को दे चुके हैं और आगे जिस तरीके से मैं जहाँ तक अभी सुन पाया हूँ आपके बारे में कि श्रीमान यशस्वी प्रधानमंत्री जो देश के नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी आपको कई जवाबदारियां जो हैं चाहे वो प्रशासनिक अमले में आपको दी गई हैं, तो उनके बारे में भी आप थोड़ा विस्तृत तरीके से बताएं। जी देखिए, मैंने एक आपको जैसे भी बताया, तत्कालीन अटल जी की सरकार के अंदर भी मैंने विभिन्न मंत्रालयों का काम संभाला, खेलकूद और युवा मामले और उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय। उसमें मेरा एक लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा जिसमें पता चला कि इन विभागों के अंदर मैंने क्या क्या कॉमनवेल्थ गेम से लेकर के आखिरी तक। उसके बाद से जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे, मैं शायद संभवतः एक ऐसा उदाहरण था राजस्थान के अंदर जिसको 2 अलग अलग कंपनियों, मोई जो कि मैग्नीजोर इंडिया लिमिटेड है और एक HSCC जो हॉस्पिटल सर्विस कंसल्टेंसी कॉर्पोरेशन में मुझे स्वतंत्र निदेशक के रूप में नामित किया गया और मैंने जो उसका प्रोफिशिएंसी टेस्ट में भी 80% से ज़्यादा नंबर लेकर के आया। तो मुझे इस बात का बहुत है कि मुझे कॉर्पोरेट गवर्नेंस और प्रशासनिक अनुभव अलग और राजनीतिक क्षेत्र, तो एक इतना अच्छा संगम है जो मुझे लगता है कि अगर मैंने अजमेर की जनता को, जो समाज को, आपका ये फर्ज बनता है कि समाज ने आपको इतना दिया, आपने समाज को वापस क्या दिया। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि आगे भी है कि मैं समाज को वापस वो दे सकूं जो समाज ने मुझे मान सम्मान, आदर और इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और माननीय नरेंद्र मोदी जी का तो मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर भी जो उनकी सोच है उसके मुताबिक काम कर सका। और मैं जानना चाहूँगा कि जो अभी जिस तरीके से अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और देश में एक बदलता पूरा माहौल बना है और आप भी कहीं ना कहीं आपके भाव जो हैं जिस तरीके से माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से जुड़े हुए हैं, तो आगामी समय में किस तरीके से देश में बदलाव देख रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी को लेकर, और आप भी जो हैं क्या क्या देश में बदलाव चाहते हैं, किस तरीके की उम्मीदें जो बन रही है देश में, उसके बारे में बताएं। देखिए, देश पिछले 10 वर्षों में एक आमूलचूल परिवर्तन की ओर गया है। पूरा विश्व हमें देख रहा है, हम एक विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। इसका सारा श्रेय जाता है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। जो किया है वो आपके सामने दिख रहा है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी बड़ी दूरगामी सोच है और मैं मानता हूँ एक महामानव है। जो काम उन्होंने किया, आप रामलला मंदिर ले लीजिए, चाहे काशी कॉरिडोर ले लीजिए, तो एक सूत्र। आप डिफेंस की बात कर लीजिए, आप टूरिज्म की बात कर लीजिए, लक्षद्वीप से लेकर के डिफेंस प्रोडक्शन में जो हम लोग आगे आए, आप फाइनेंशियल सेक्टर्स की बात करें कि आज हम विश्व की तीसरी महाशक्ति बनने वाले हैं। आप
आप ये देखिए ना, कौन सा एक विभाग या डिपार्टमेंट है पूरे देश के विश्व के अंदर जहां हम लोग अग्रणी नहीं रहे। और जहां तक कहा जा रहा है कि 2047 तक तो हम विश्व की महाशक्ति बनने वाले हैं। जी बिल्कुल। तो एक ऐसा शायद ही कोई अछूता रहा है कोना जिसके अंदर की माननीय प्रधानमंत्री ने काम नहीं किया। तो हमें तो लगता है कि हम एक कृतज्ञ हैं जो हमें एक ऐसा व्यक्ति मिला है जिसने वापस से इस देश को जो बहुत पुराना वैभव है लौटाया है और अग्रणी पंक्ति में लाकर के विश्व की खड़ी कर दिया। हम महाशक्ति बनने वाले, हम महाशक्ति बन चुके हैं। जी जी। अजमेर मूल से आप श्री का जन्म है और इस जन्म से लेकर शिक्षा और शिक्षा के बाद जो राजनीति का सफर था, यहाँ पर भी आपने कई बड़े बदलाव देखे हैं, कई बदलते हुए चेहरे देखे हैं राजनीति में। आगे आगामी समय में क्या आपकी ऐसी मानसिकता है कि आप भी जो है किसी ऐसे एक लेवल पर पहुंचे जहां आपको सेवा करने का मौका मिले और आप भी इस बड़े बदलाव का एक हिस्सा बने? और माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ जिस तरीके के कुशल नेतृत्व में कई लोग आज कार्य कर रहे हैं, क्या ऐसा मौका आपके भी कहीं ना कहीं सपनों में कहीं ना कहीं आप लिए हुए हैं? देखिए, आदमी सपने कई देखता है और जब सपने देखेंगे तभी तो वो पूरे होते हैं। लेकिन ये कई काम क्या होता है, ये संगठन के स्तर पे होता है। जी जी। ये वो लोग तय करते हैं कि आपको क्या जिम्मेदारी जाए। और हमारे यहाँ उसको वो पदवत नहीं कहा जाता, हमें दायित्व किया जाता है। जी जी। अगर उसके अंदर ये दिया जाता है कि कोई भी मौका मिलेगा तो अजमेर की चीजों को लेकर के एक विजन रहता है मेरा, और उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा, इस दो को तो मैं प्रमुख मान के चलता हूँ। उसके अलावा जो बात करते हैं हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, जो शहर किसी जमाने में जयपुर के बाद दूसरा था, आज हम खिसक के 5वें या 6ठे पायदान पे आ गए हैं। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा हमसे बहुत आगे बढ़ गए हैं। जो शिक्षा का केंद्र था और जहाँ पे रेलवे का एक बहुत प्रमुख केंद्र होता था, वो धीमे धीमे वो हम पिछड़ते जा रहे हैं। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि एक बार फिर से हम अजमेर को उसी स्तर पे लेके आ जाएं जो कई वर्षों पहले उसका एक नाम होता था। अजमेर राजस्थान के हृदय से लिए, तो स्वाभाविक रूप से हमारा फर्ज बनता है कि एक बार फिर से हम लोगों के दिल में बसें और जो हृदय से लिए उसका जो नाम है उसको पूरा साकार करें। जी। तो साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपका बैकग्राउंड, जो पृष्ठभूमि होती है, हर इंसान के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास रहता है और उसके कार्य करने की अपनी क्षमताएं, अपनी शैली होती है। तो आपकी भी ऐसी कहीं ना कहीं ऐसी शैली, और सबसे पहली चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति अपने क्षेत्र को लेकर, अपने जीवन को लेकर किसी न किसी प्रेरणा स्रोत से प्रेरित होकर आगे बढ़ता है। तो आप भी अपने जीवन पर थोड़ा प्रकाश डालते हुए अपने बारे में बताएं। देखिए, मेरी जो कार्यशैली रही है वो इस तरीके की रही है कि वो एक समावेशी रही है कि मैं सबको साथ लेकर चलूं और जहां तक हो सके अपने जीवन के अंदर ज्यादा से ज्यादा आउटरीच के साथ हर व्यक्ति की मदद करने की कोशिश करूं। ये मैंने पूर्व में भी काम किया, जब मेरे पास प्रशासनिक दायित्व था, मैंने जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का काम कर रहा हूं तो अभी भी है, मैं चेयरमैन हूँ कई ऑडिट कमेटी का, एक कॉर्पोरेट CSR कमेटी होती है उसका भी है, NRC कमेटी का वो। तो मेरी ये पूरी कोशिश है, मैंने बहुत ज्यादा काम किया इसके अंदर कि हमने ज्यादा से ज्यादा पैसा उन लोगों को दिया जो हमें लगता है कि समाज के अंदर ज्यादा काम करता है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की भी सोच रही है। और सबसे बड़ी बात, अभी तक इतने वर्षों के राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव के साथ मेरे पे कोई ऐसा नहीं कोई कह सकता कि मैं कोई इस गुट का हूँ, फला गुट हूँ। एक निर्गुट और निर्विवाद छवि के साथ अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है मेरी तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कभी कोई ये नहीं कह सकता कोई आरोप लगाओ, एक आरोप नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई शंका नहीं, कहीं कोई व्यक्ति ने उंगली नहीं उठाई। हो सकता है हमने किसी के लिए काम करने में ऊंच नीच हो गई होगी, हालांकि वैसा भी कभी मौका नहीं आया, और हाँ कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कोई ये कह सके कि ये व्यक्ति है जिसके कारण हमें नीचा देखना पड़ा। वो मेरी पहले भी था, आज भी है, कल भी यही कोशिश रहेगी कि मेरे कारण शहर को कभी नीचा ना देखना पड़े। जी। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए जो माननीय नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से आज जो परिवहन को लेकर काम किया है, इसके अलावा आज जो गुजरात मॉडल डेवलप हो रहा है, क्या आपको लगता है कि राजस्थान में भी ऐसे कई बदलाव आने वाले समय में देखने को मिलने वाले हैं? देखिए, गुजरात को एक मॉडल स्टेट माना गया था, लेकिन उसके बाद तो यूपी एक मॉडल स्टेट बन चुका है। चाहे हम कानून व्यवस्था की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात करें, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, सड़कों की बात करें, जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें, हम न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें कि कैसे जीडीपी के अंदर इजाफा हो सकता है, कैसे एक आम व्यक्ति की जिंदगी को खुशहाल बनाया जा सकता है, एक प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़े और हर व्यक्ति के घर के अंदर अनाज की सुविधा हो, उज्ज्वला योजना के तहत उसके पास वो हो। और आप ध्यान दीजिए, कल ही प्रधानमंत्री जी ने जो सौर ऊर्जा के कार्यक्रम को लेकर के शुरुआत की है कि हर 1 करोड़ लोगों के घर के अंदर हमें
एक सोलर रूफटॉप लगानी है। जी, तो जी। ताकि आत्मनिर्भरता सौर ऊर्जा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जी, तो जी। जो प्रधानमंत्री की सोच है, मुझे लगता है अगर हम उसको लागू करेंगे तो ये देश ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा। जी जी जी। प्रशासनिक दायित्वों के साथ साथ यदि अगर कहीं न कहीं एक लोगों की मानसिकता बने कि डॉक्टर दीपक सिंह भाकर जो है एक राजनीति का जिस तरीके से आज चित्रपटल है, कई चेहरे आए, वहाँ अगर जनता आपको कहीं देखना चाहे तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि इसके अंदर जनता नीति निर्धारक होती है। जी। वो ये निर्णय लेती है कि कौन व्यक्ति उनको आगे जाकर के एक अच्छी, कुशल और एक अच्छी जिंदगी दे सकती है। जी, जी। तो ये जनता निर्णय लेती है, पर जहाँ तक बात है कि ये मौका कौन दे, ये देखिए इसके अंदर एक व्यक्ति नहीं करता। जी। बार बार ये कहता कि वो दावेदार है, ये दावेदार है। मुझे लगता है ये निर्णय हमें संगठन और पार्टी पे छोड़ देना चाहिए। जी जी जी। वो जो ज्यादा वो उस व्यक्ति के बारे में भी संगठन निर्णय लेता जी। है और जनता के बारे में भी लेता है। उनको लगता है कि ये व्यक्ति जनता के फैसले लेने में सक्षम है जी। और एक अच्छा व्यक्ति हो सकता है आने वाले समय में। जी जी जी। तो मुझे लगता है ये उनका निर्णय होगा, और अगर जो भी पार्टी जो निर्णय लिया देती, जो भी जी। दायित्व देती जी, जी। वो मुझे सहर्ष स्वीकार्य रहता है। और मुझे नहीं, वो सभी को रहता जी, है। जी। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं ये काम नहीं करूंगा। जी बिल्कुल। जो भी काम दिया जाए, छोटे से लेके बड़े तक, जी। मुझे लगता है कि पार्टी के हित में और देश हित में लिए गए जी। सभी फैसले स्वागत योग्य होने चाहिए। जी जी जी। प्रशासनिक और राजनीतिक जो दायित्व रहे आपके, तो कहीं ऐसा लगा कि यार कई तकलीफें आ रही हैं, कई बर्डन है, कई तरह की गाइडलाइंस होती है, तो ऐसे कहीं आपको फील हुआ कि यार इतने जो जवाबदारी आपको, और वो जवाबदारी सीधी जो है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है आपको दी गई थी, तो ऐसा कहीं लगता था आपको कि यार ये कुछ ऐसा करने में दिक्कत आएगी या इससे और ज़्यादा बेटर किया जा सकता है? नहीं, देखिए, जब आप किसी काम को में इंटरेस्ट लेते हैं जो आपकी रुचि का होता है, तो आपके अंदर उसके अंदर थकान और ऐसी बात तो होती ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, आपने कभी लगता है पूरे 10 साल में एक छुट्टी भी नहीं ली है उन्होंने, कभी उसके अंदर आपको लगेगा नहीं। उनका आज भी जो तेज है उनके चेहरे के ऊपर, तो इस बात को दर्शाता है कि वो जो काम के लिए उनको जो ईश्वर ने भेजा उसको बखूबी निभा रहे हैं। जी, जी। और आज किसी भी व्यक्ति की अगर अपने काम को रुचि से करता है, जो उसके इंटरेस्ट का होता है और जिम्मेदारी और जवाबदेही से करता है, तो मुझे लगता है कहीं कोई तकलीफ नहीं आती। और जहाँ तक दबाव का सवाल है, दबाव अगर आप लेते हैं तो होता है, नहीं लेते तो नहीं होता है। जी, जी। आप वो काम करिए जो आपको अच्छा लगे और आपको लगता है समाज के और राष्ट्र के हित में, तो मुझे लगता नहीं कहीं कोई तकलीफ वाली और कोई परेशानी वाली बात है। जी जी। परमाणु शक्तियों में आज भारत जो है काफ़ी मजबूत है, और इसका पूरा श्रेय देश जो है माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को देता है। इस तरीके की जो बदलाव जो है राजस्थान में भी देखे जाएंगे आगे समय में। देखिए, पोखरण के विस्फोट के बाद से भारत पहले भी था और उसके बाद भी, जी। ये सबसे बड़ी खूबी रही है हम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की, कि कभी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय दबाव को नहीं सहा। जी। और परमाणु विस्फोट तब भी क्या था, उसके बाद भी आज हम परमाणु शक्ति के अंदर, विश्व के अंदर एक बहुत ऊंचे स्तर पे हैं। जी, जी। और बाकी के अंदर भी डिफेंस प्रोडक्शन में जो हर जगह हमें लगता था, आप देखिए प्रधानमंत्री से बड़ा ब्रांड एम्बेसडर कौन सा होगा जो डिफेंस के अंदर उन्होंने जो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बोर्ड बना करके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को फायदे में लिया है, वो व्यक्ति तेजस जैसे स्वयं निर्मित विमान लेकर के आता है, खुद उसके अंदर चलता है। तो वो ये बताना चाहते हैं कि हाँ, हमारे पास तेजस है जो हम विश्व को देना चाहते हैं, आइए और हम उसके लिए तैयार हैं। उनको पता है कि कैसे इस देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा जाए, और उसके लिए वो, मुझे लगता है उनसे अच्छा ब्रांड एम्बेसडर नहीं होता। वो लक्षद्वीप जाते हैं, वो ये बताते हैं कि हाँ आप लक्षद्वीप आइए, तो मौलवी दूसरे देशों को तकलीफ हो जाती है। वो अंडमान निकोबार को डेवलप करते हैं, वहाँ पे वो कहते हैं कि हम डिफेंस का एक सेंटर बनाएंगे और टूरिज्म को भी बढ़ावा देंगे। वो व्यक्ति आप देखिए ना, ऐसा कोई क्षेत्र से नहीं बचा जहाँ उन्होंने काम नहीं किया, वो काम नहीं कर रहे। और इस यही कारण है कि आज हम धीमे धीमे सभी जगह पे हमने बहुत आगे का कर लिया। काम पहले भी हुए हैं, बात काम की नहीं है, पहले भी सरकारों ने काम किया, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ स्पीड और स्केल की। जिस स्पीड से काम हुए, जिस स्केल पे काम हुए, वो मुझे लगता है कि अभी तक पहले कभी नहीं हुए। आपकी उम्र का जो आज सफ़र रहा है, उस सफ़र में कई बड़े दायित्व आपने लिए हैं, और जो आजकल का जो युवा है उनके लिए आप कहीं ना कहीं एक बड़ी प्रेरणा बनने वाले हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि देश के युवा को आज एजुकेशन के साथ साथ इस बदलते माहौल में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री जी की सोच हमेशा रही है स्किल डेवलपमेंट को लेकर। उनका ये कहना है कि आपकी शिक्षा अपनी जगह, अगर आप उसके साथ स्किल डेवलपमेंट में भी काम करते हैं तो आप स्वयं रोजगार के लिए भी प्रेरित हो सकते हैं। और इसके लिए एक अलग से विभाग बनाया गया, उसके लिए अलग से बजट था, उसने बहुत काम किया। और जब भी हम बात करते हैं रोजगार सृजन की, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं, तो जिस जनरेशनल शिफ्ट की तरफ राजनीति बढ़ रही है और देश बढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ वहाँ पे रोजगार का भी जनरेशनल शिफ्ट है।
लोग बाग ज्यादा चाहेगा कि स्वरोजगार की तरफ जाएं। बिल्कुल। इसको और सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहे कि सिर्फ सरकार ही हमें देगी, जी। सरकार बाकी लोगों को भी दे रही जी। है। और जो कितनी योजना इस प्रधानमंत्री जी लेकर के आए कि गरीब के अंदर चूल्हा जले, गरीब कोई रात को भूखा ना सोए, उसकी स्वास्थ्य की चिंता की। आप सारी योजनाएं एक गरीब केंद्रित लेकर के, प्रधानमंत्री पहले आवास हमेशा योजना। बात होती थी गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, जी। इन्होंने और ये हुआ, अंत में ये हुआ पुरानी सरकारों ने तो गरीबी हटा देने की कोशिश की गई। इन्होंने कहा उनको संबल जी। बनाइए, उनको इतना दीजिए ताकि वो अपने पांव पे खड़े हो सके, जी। और साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति रात को भूखा ना सोए, जी। इस बात को उन्होंने सुनिश्चित किया। और उसके नतीजे हमें देखने को मिल रहे हैं कि आज इतने करोड़ लोगों को घर दिए, उज्ज्वला योजना के तहत उनको गैस जी। दी, उनको घर में अनाज दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि ऐसा काम पहले नहीं हुआ। और जहाँ तक लोगों की सोच नहीं पहुँचती है, जी। जहाँ बाकी लोगों की सोच शायद खत्म हो जाती है, वहाँ नरेंद्र मोदी जी की सोच शुरू होती है। जी जी जी। अच्छा, राजनीति का जो आपका सफर रहा है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अनुभव जुड़ा हुआ है। और जिस तरीके से अभी सरकार बदली है राज्य में, गहलोत सरकार जाने के बाद में आज भजनलाल सरकार, मतलब कांग्रेस गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इसमें एक बड़ा जो सवाल आज भी जो विधानसभा में आज मुख्य प्रश्न जो बना हुआ है वो ये है कि क्या योजनाएं जो चल रही थी उन योजनाओं को बंद किया जाएगा, जैसे ओपीएस योजना है, इसके अलावा भी कई ऐसी योजनाएं थी, तो क्या उन योजनाओं को बंद करके नया कुछ किया जाएगा या फिर ऐसा कुछ बदलाव होना चाहिए? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया था जी कि जो योजनाएं पहले तो कांग्रेस 5 साल तक बाड़ेबंदी में रही या होटलों में रही या जो भी कुछ करती रही, अपना अस्तित्व बचाने के लिए झगड़ते रही, और वो दो बड़े प्रमुख नेताओं के बीच की जो आपसी द्वंद्व और लड़ाई थी वो सड़कों पे आई, और होटलों से लेकर सड़कों तक कभी उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। हमेशा अपनी सरकार को बचाने में उन्होंने 5 साल काट दिए, और ये काम उन्होंने पहले भी किया था। कोई नई इनोवेटिव नई स्कीम्स जो जनता से जुड़ी हो, जनता के फायदे के लिए, ऐसा उन्होंने कोई काम ही नहीं किया, तो उसको बाद में क्या जिक्र करें। हाँ, एक काम उन्होंने बहुत किया था कि उन्होंने जो भी भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार द्वारा जो भी योजना लागू की थी उनका नाम बदल दिया। तो हमारे अभी तो उन्हीं का नाम उनको वापस किया, अन्नपूर्णा योजना, इंदिरा गांधी योजना, क्योंकि वो गांधी परिवार के आगे की इनकी सोच ही नहीं है। तो आप इनसे उसकी ज्यादा उम्मीद अपेक्षा कर भी नहीं सकते। हमने एक विजन के साथ लेके आए, और माननीय प्रधानमंत्री की सोच ये कि आने वाले समय में राजस्थान एक मॉडल स्टेट बन करके आए, जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, रोजगार सृजन हो, यहाँ की हमारी इकोनॉमी साउंड हो। आज मुझे लगता है राजस्थान देश के सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल हो चुका है। कारण है कि कभी कोई विजन लेके आया ही नहीं, कोई काम ही नहीं किया। नए मुख्यमंत्री अपने नए मंत्रिमंडल के साथ एक ऐसे सशक्त, मजबूत और इकोनॉमिकली साउंड राजस्थान की परिकल्पना के साथ काम कर रहे हैं कि 5 वर्ष बाद जब हम जनता के बीच जाएंगे तो ऐसे रिपोर्ट कार्ड के साथ जाएंगे कि जनता कहेगी हाँ आप पास भी हैं, डिस्टिंक्शन से पास हैं, और आपको फिर मौका मिल जाएगा। जी जी जी। भारतीय जनता पार्टी में इस बार जो है काफ़ी एक यूनिक प्रारूप दिखाई दिया, और उस प्रारूप के तहत आज जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल जी बने हैं और पूरा मंत्रिमंडल जिस तरीके से बनाया गया है, तो माननीय नरेंद्र मोदी की जो सोच है, एक लास्ट अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ कार्यकर्ता जिसको सच सम्मान आज जो है वहाँ विराजित किया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए हमारी ये पार्टी की जब से स्थापना हुई है तब से ये बात कही जा रही थी कि अंत्योदय को लेकर चलो जी, और पंक्ति में अंतिम व्यक्ति को हमेशा प्राथमिकता दी जाए, आगे लाया जाए। उसी सोच के साथ काम किया गया, और यही कारण मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जनरेशनल शिफ्ट की तरफ हम बढ़े, कि नए युवाओं को मौका दिया। अजमेर का एक मंत्री बनते हैं, वो 40 वर्ष के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री हैं, तो उनके ऊपर भरोसा करना, उनको मौका देना, और जब तक आप उनको मौका नहीं दोगे, उनको काम करने का क्षेत्र नहीं दोगे, आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि युवा आगे आएगा? बातें करना तत्कालीन कांग्रेस सरकार की एक बहुत बड़ी खूबी रही है, और उसको धरातल पे लाना और करके दिखाना, वो भारतीय जनता पार्टी की विशेषता रही है। आप देखिए, मैं बता रहा हूँ आप हम पे विश्वास करिए, यकीन करिए, आने वाला कल राजस्थान का है, अजमेर का है, और लोगों को एक नया अजमेर दिखने वाला है। एक नया संकल्प के साथ हम लोगों के बीच जा रहे हैं, एक नई परिकल्पना के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं, और उसके नतीजे हमें आने वाले वर्षों में देखने को मिलेंगे। अगर हमें यहाँ पे महिलाओं, बच्चों को अच्छी व्यवस्था देनी है, उनकी सुरक्षा देनी है, हमें रोजगार देना है, हमें अच्छे स्वास्थ्य देना है, अच्छे मेडिकल कॉलेज की स्थापना करनी है, नए एम्स के लाने, IIT लाने, अच्छे इंस्टीट्यूट लाने, और ये सोचना है कि कैसे हम लोगों को एक अच्छी और जिंदगी दे सकें। तो उसके तरफ अगर हम काम करेंगे तो मुझे लगता है कि जनता हमें एक बार फिर से आने वाले समय में मौका देगी। हम अभी से अगले 5 साल की तैयारी करें, हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल। और जनता के बीच जाएंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमें मौका देगी।
आपकी यहाँ जन्मभूमि और कर्मभूमि, जी। और सबसे बड़ी बात आपका जो जुड़ाव रहा है भारतीय जनता पार्टी से, और इसी पृष्ठभूमि से एक जुड़ा हुआ जो प्रश्न मेरा है कि यही के अजमेर के मूलतः वासुदेव देवनानी जो अभी विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, और इसके साथ अभी नज़दीकी हैं आपके जो सुरेश जी रावत साहब, तो वो भी आज जो है मंत्रिमंडल में यहाँ जो हैं, तो इस तरीके की जो शख्सियत जिस तरीके से यहाँ अजमेर से जो नेता हैं और उन सभी लोगों को जो है राजनीति में एक विशेष महत्ता स्थान मिला है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, देवनानी जी आज इस बार 5वीं बार विधायक बने जी, और उनको जो कार्य दिया गया है, मुझे लगता है संवैधानिक दृष्टि से सबसे मजबूत स्थिति में आज की तारीख में हुआ है। जी। तो अजमेर शहर तो गर्व करता है कि, और धन्यवाद देना चाहता है हमारे प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व को कि उन्होंने हमारे यहाँ के विधायक को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, जी। और ये उसी को दी जा सकती है जो उनको लगता है कि उस व्यक्ति को संवैधानिक परंपराओं को निर्वाह करने का तरीका पता है। और यही कारण देखिए, पहले दिन से उन्होंने वो बड़ा अच्छा काम कर रहे जी। हैं। तो उनको एक लंबा समय रहा, जबकि 20 वर्ष के समय में जो आदमी विधानसभा में जी। रहा, मंत्री रहा, जी। तो जो उनको जो संवैधानिक मर्यादाओं और परंपराओं का जो पालन है जी। वो बखूबी निभाएंगे, ऐसी हम लोगों को अपेक्षा, और वो करके भी दे दें। जी। और आप देखिए, वो आने वाले समय में वो जो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उनका जो कार्यकाल रहेगा, जी। वो एक बड़ा अमिट रहेगा और हमेशा लंबे समय तक उसको याद भी किया जाएगा। जी, जी। सुरेश जी जो बात कर रहे हैं, तो वो अजमेर देहात के क्षेत्र से आते हैं, जी। और 40 वर्ष की उम्र में सबसे युवा कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी उनको अगर दे रहा है जी। नेतृत्व, जी। तो मुझे लगता है उनके ऊपर विश्वास किया उन्होंने, बिल्कुल। क्योंकि उनका भी पिछले 10 वर्ष का रहा है। जी। और पुष्कर जैसी धार्मिक नगरी से वो आते हैं, जी, जी। तो पुष्कर के अंदर जो बार बार बात आ रही है कि काशी और अपने अयोध्या के और जगन्नाथपुरी जी के बेसिस के तर्ज पे जी। वहाँ पे पुष्कर कॉरिडोर को विकसित करने की जो बात की जा रही जी। है, अगर वो काम होता है, जो हमें संभावना दिख रही है कि आने वाले समय में जी। होगा, तो पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र के ऊपर, पटल के ऊपर जी। एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन बन के उभरेगा, जी। और जिससे जो अजमेर है, जी। इसके अंदर जो हम मान के चलते हैं कि टूरिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। जी, जी। और एक और जो रिलीजियस टूरिज्म के साथ साथ हम मेडिकल टूरिज्म की भी कोशिश कर रहे हैं। जी, जी। जो नए मेडिकल कॉलेज को आगे बिल्डिंग बन जी, रही जी। है, अगर वो भी होता है तो चिकित्सा के क्षेत्र में जी, भी जी। अजमेर जी। एक अग्रणी स्थान बनाने वाला है आने वाले समय में। बिल्कुल, बिल्कुल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मूलतः जो है आप भी जुड़े हुए हैं, देवनानी जी भी जुड़े हुए हैं, तो उसके बारे में भी आप बताएं कि किस तरीके से जो है आज वैचार जो जहाँ से उत्पन्न होते हैं, जहाँ से भाव उत्पन्न होते हैं, जहाँ राष्ट्रवाद के लिए, समाज हित में जो आपके भाव पैदा होते हैं, तो आपका भी किस समय प्रवेश हुआ था संघ से, आप कब जुड़े, और संघ से जुड़ने के साथ साथ में आपने किस तरीके से आगे जीवन में राजनीतिक सफर के लिए कदम आगे बढ़ाए? देखिए, मैं एक बाल स्वयं सेवक रहा जी। हूँ, और लगभग 8 से 10 वर्ष की उम्र के अंदर ही मैंने उसमें जाने लग गया था। जी। और प्रातः शाखा का मैं वो था, और प्रथम वर्ष की मैं शिक्षा भी ली है, जी। प्रथम शिक्षा वर्ग से। तो एक जो विचार परिवार है, वो तो हमारे मान के चलते हैं कि वो तो हमारी नींव है, वो तो हमारी जड़ है। जी। और जो भी कुछ है हम उसके कारण, मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे एक ऐसे विचार परिवार से जुड़ने का मौका मिला, जी। जिसने मेरे चरित्र को और मेरे को हर तरीके से उन्होंने जो शिक्षा दी है, जी। वो मेरे आज भी काम आ रही है। और मैं चाहता हूँ जी। कि मैं उसका जितना लोगों को बता सकूँ तो उतना ज़्यादा सही रहेगा, कि जो राष्ट्रहित के अंदर संस्था ने कार्य किए हैं, जी, जी। जहाँ राष्ट्रहित सर्वोपरि मान के चले, जी। वो उसका उदाहरण मुझे लगता नहीं विश्व में कोई दूसरी संस्था है। और उन्होंने ऐसे न जाने कितने लाखों करोड़ों स्वयंसेवक तैयार किए हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश को समर्पित कर दिया। ऐसी जिंदगी जी जो मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं, जी। वो तो हमारे मार्गदर्शक हैं इसके। और बाकी लोग हैं कि हम तो उनका 10% भी कर लेंगे तो हम अपना जीवन धन्य मानेंगे। जी, जी, जी। तो आज के लिए बस इतना ही, और आज एक खास शख्सियत से आज हमारी मुलाकात हुई थी, दीपक सिंह जी भाकर साहब से। पूरे जीवन पर प्रकाश डालते हुए इन्होंने कई ऐसे जो जीवन के इनके लम्हे थे उन सभी को हमारे साथ साझा किया है, और इसी तरीके से शख्सियत खास में कई जगह अलग अलग चेहरों से हम लोग मुखातिब होने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।